दोस्तों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कुंदन पाहन की, जो कि झारखंड की धरती पर पैदा हुआ और एक ऐसा नाम जिसने वर्षों तक राज्य की पुलिस को और प्रशासन को दहशत में रखा। उसका असली नाम कृष्णा हंसदा था। वह खूंटी जिले के एक छोटे से आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखता है। साधारण आदिवासी परिवार से आने वाला यह बच्चा बचपन से ही गरीबी और शोषण का सामना करता रहा। गांव के लोग अपनी जमीन और जंगल से बेदखल हो रहे थे। गरीब मजदूरों को खदानों में कम पैसे में काम करना पड़ता था और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। इन्हीं हालातों ने उसके मन में बगावत के बीज बो दिए। नक्सल आंदोलन में शुरुआत छोटे कामों से हुई। पहले वहां संदेशवाहक के रूप में काम करता, गांव-गांव में प्रचार करता, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करता। परंतु समय के साथ साथ उसका साहस और रणनीतिक सोच नेताओं को प्रभावित करने लगी। उसे संगठन में जिम्मेदारी दी गई। जल्द ही उसने दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में अपना दबदबा बना लिया। पुलिस थानों पर हमले, सड़क निर्माण में लगी मशीनों को जलाना, खदान मालिकों और व्यापारियों से वसूली करना, ये सब कुंदन पाहन की पहचान बनने लगी। उसके नाम से पूरा प्रशासन थर-थर कांपता था। कहा जाता है कि उसने अकेले अपने गिरोह के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की फिरौती वसूली। उसके खिलाफ 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण, लूट, धमकी, हर तरह के अपराध की जिम्मेदारी उस पर थी। सबसे बड़ा हमला 2008 में हुआ, जब रांची के पास सीआरपीएफ जवान पर उसने हमला किया। कई जवान शहीद हुए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद 2009 में झारखंड के विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर उसने राजनीतिक गलियारों में भी सनसनी मचा दी। उसके इस कदम से साफ हो गया कि वह सिर्फ पुलिस का ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी दुश्मन बन चुका है। यही कारण था कि पुलिस ने उस पर भारी इनाम घोषित किया और उसे सबसे वंचित नक्सलियों की सूची में डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी इलाकों में उसकी एक अलग छवि बन रही थी। गरीबों और पीड़ितों को वहां सरकार और पुलिस के खिलाफ खड़ा करता, उनकी बातें सुनाता और उनके दुखों को समझने की कोशिश करता। कई बार गांव के लोग उसे अपना आदमी मानकर मदद भी करते। यही कारण था कि कुंदन पाहन सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और ग्रामीणों का सहयोग, ये सब उसकी डाल बन रहे। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे संगठन कमज़ोर पड़ने लगा। कई बड़े नेता मारे गए या गिरफ्तार हुए। पुलिस की पकड़ सख्त होती गई। सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाए, गांव-गांव छापेमारी की। कुंदन पाहन का नेटवर्क टूटने लगा। साथियों पर दबाव बढ़ा। कई ने आत्महत्या कर दी तो कई गिरफ्तार हो गए। ऐसे माहौल में उसका हौसला भी डगमगाने लगा। आखिरकार 9 मई 2017 का दिन आया, जब कुंदन पाहन ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। रांची में उसने पुलिस और प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए। वहाँ आदमी जिसने सालों तक पुलिस को चुनौती दी थी, जिसने खून और बंदूक के दम पर राज किया था, आज अपने ही पैरों से आत्मसमर्पण करने आया था। उसके आत्मसमर्पण को झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता माना गया। कुंदन पाहन ने खुद स्वीकार किया कि उसके खिलाफ 25 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और उसने कई अपराध किए। सरकार ने आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के तहत उसे सहायता दी ताकि वहाँ सामान्य जीवन जी सके। कुंदन पाहन की कहानी सिर्फ एक नक्सली की नहीं, बल्कि यहाँ उस व्यवस्था की कहानी भी है जिसने गरीब और आदिवासी समाज को दर्शकों तक नज़रअंदाज किया। यह कहानी दिखाती है कि किस तरह शोषण और अन्याय किसी भी इंसान को हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है। परंतु यह भी सच है कि हिंसा का रास्ता कभी स्थायी समाधान नहीं देता। अंत में हथियार डालकर भी इंसान को समाज में लौटना ही पड़ता है। कुंदन पाहन का जीवन हमें यह सिखाता है कि बंदूक से सत्ता हासिल तो की जा सकती है, पर स्थायी बदलाव नहीं लाया जा सकता। इसलिए
परिवर्तन बातचीत, शिक्षा, विकास और न्याय से ही संभव है। आज जब वह जेल में है और सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, तब यह सवाल हम सबके सामने है कि अगर समय रहते सरकार और समाज ने आदिवासी इलाकों की समस्याओं को सुलझाया होता, तो क्या कुंदन पाहन जैसा युवक कभी नक्सल आंदोलन का हिस्सा बनता? उसकी कहानी चेतावनी है, सबक है और सवाल भी। चेतावनी इस बात की है कि जब गरीब और उपेक्षित वर्ग की आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो वे बगावत पर उतर जाते हैं। सबक इस बात का है कि हिंसा से केवल खून बहता है, समाधान नहीं मिलता। और सवाल इस बात का है कि क्या हम अब भी उन गांवों और समाज के लोगों को न्याय और विकास का अधिकार देंगे, या फिर और भी नए कुंदन पाहन जन्म लेते रहेंगे।